प्लास्टिड, ठीक तो है। प्लास्टिड दो तरह का होता है। ओके ओके, पहले सुनो सुनो, मैं पढ़ा। प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड ये क्या है? सेल ऑर्गेनेली। पहली चीज, सेल ऑर्गेनेली किसको बोलते हैं? जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो सेल ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड सर भी क्या है? साफ सेल नहीं दिख ऑर्गेनेली। रहा। साफ नहीं दिख रहा? सही तो है, सबको क्लियर दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं, धुंधला दिख रहा है। अब सही है। लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। ओके चलो, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है, ठीक। तो प्लास्टिड एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। तुम्हारे लिए तो प्लांट सेल ही काफी है, ठीक है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। प्लस ना, प्लस रट लो, ये चीज तुमको 11th में मिलेगा, रट लो। यूग्लेनाइट्स में, यूग्लेनोइड्स। कहाँ? ये ग्रुप है, ठीक है, ये आगे पढ़ोगे। यूग्लेनोइड्स, ये दो जगह कहाँ 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 पाया था? प्लांट सेल में और यूग्लेनोइड्स। समझ में आ रही? ठीक। प्लांट सेल में और कहाँ पाया था? यूग्लेनोइड्स में। प्लास्टिड जो है ना, प्लास्टिड, प्लास्टिड के पास क्या रहता है? ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। बताओ तो राइबोसोम्स यहाँ कौन सा वाला होगा? 70s या 80s? बोलो, बता चुका क्लास में। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है वो 80s का होता है, बाकी जहां भी राइबोसोम्स होगा वो 70s का होगा। यहाँ क्या राइबोसोम? 70s का है। तो प्लास्टिड जो है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लेनोइड्स में पाया जाता है। इसके बाद अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। प्लास्टिड जो होता है ये दो तरह के होते हैं। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं। एक्चुअली तुम्हारी किताब में दो दिए, तीन तरह के होते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, नो पिगमेंट। अरे तुम लोग को नहीं दिख रहा तो बोला करो यार, ठीक है। नो पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट नहीं होता है। आवाज जा रही है? यस सर। ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? नो पिगमेंट। जब पिगमेंट नहीं है तो पिगमेंट की वजह से कलर आता है ना, तो ये कलरलेस होगा। ये क्या होगा? कलरलेस होगा। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट में देखो, कोई कोई फूल तुमको रेड दिखेगा, येलो दिखेगा, तो और जो कलरफुल होता है, कलरफुल पिगमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल पिगमेंट। रेड होता है, पीला होता है, वो कैसे दिखता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट के वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? कोई पिगमेंट नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और एक पिगमेंट रखता है जो तुम्हारे काम का नहीं है, बस सुन लो, कैरोटीनॉइड। क्या? क्लोरोप्लास्ट क्या रखता है? क्लोरोफिल रखता है और कैरोटीनॉइड रखता है, ठीक। ये भी है जो कि क्लोरोफिल का काम क्या था, कोई बताओगे? कोई बोलो, कोई एक लोग बोलो। नहीं पता क्लोरोफिल का काम? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट है, तो उसका काम क्या होता है एक्चुअली? ये क्या करता है? सनलाइट CO2, सनलाइट CO2 वाटर को कन्वर्ट करता है फूड में। उसका फूड क्या बनता है? जो भी ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह जो भी बनता है उसमें कन्वर्ट कर देता है फूड में। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट है ना, तो क्या बनेंगे? लाइट एनर्जी को ये क्या करेगा?
क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल को, लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में। ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, केमिकल है ना। तो ये क्या कर रहा है, सनलाइट को ले रहा है तो लाइट एनर्जी ले रहा है, कन्वर्ट किस में दे रहा है, केमिकल में। तो क्या हो रहा है कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, लाइट को ट्रैप करता है, उसको इसको क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में एक बहुत बड़ा रोल है क्लोरोफिल का, समझ रहे हो। इसका क्लोरोफिल एक स्पेशल टॉपिक ही पढ़ोगे 11th क्लास में। अभी तुम्हारे इतना ही काफी है कि ये क्या करता है, लाइट ट्रैप करता है और करके। क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसमें जो होता है ना, सोल्यूबल कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है, ठीक। जैसे जेंथोफिल हुआ और भी कैरोटीन हुआ, ये सब प्रेजेंट रहता है। लेकिन तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि क्वेश्चन आएगा येलो ग्रीन किसके वजह से दिखता है, लीफ वगैरह, ठीक है, या फिर फ्लावर्स कैसे दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना स्टोर करता है। इसका काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है, स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो क्या किसी को कोई यहाँ तक डाउट, वहां समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्लियर वीडियो थोड़ा नहीं दिखेगा, वजह यह है कि मैं फोन से बना रहा हूँ तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से तुम लोग देख लो, ओके। एक्चुअली मेरे पास स्टैंड भी नहीं, मैं हाथ से पकड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये भी दिक्कत है। मुझे फिक्स करने दो हैंड, ठीक। अब देखो क्या ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, ठीक। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, अब देखो क्या क्या स्टोर करता है, क्या क्या करता है, स्टार्च करता है, ऑयल्स करता है, फैट्स करता है, प्रोटीन करता है। तो अब ल्यूकोप्लास्ट को भी अलग अलग नाम दे दिया। ल्यूकोप्लास्ट अब कितने तरह का हो गया, नॉर्मली अभी तुम लोग को 3 तरह का पढ़ा रहे हैं। स्टार्च वाले को, स्टार्च जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, उसका नाम दे दिए एमाइलोप्लास्ट, AMYLO प्लास्ट, एमाइलो प्लास्ट। देखो एक चीज देखो, प्लास्टिड में, प्लास्टिड का जिसका भी नाम लास्ट में प्लास्ट रहे तो मतलब प्लास्टिड का पार्ट्स है, प्लास्टिड के अंदर आएगा, ठीक। तो स्टार्च जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा उसको क्या बोलेंगे, कोई एक लोग रिस्पॉन्स करो, क्या बोलेंगे, बोलो। एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, वेरी गुड। अगर यही ऑयल्स एंड फैट्स का केयर करेगा, जो ल्यूकोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स करेगा उसका नाम क्या दे दिए, एलियोप्लास्ट, AELAIO प्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ELAIO प्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ठीक। अगर यही क्या करेगा, प्रोटीन करेगा तो उसको बोलेंगे एलियोरोप्लास्ट। अगर यही प्रोटीन करेगा स्टोर तो उसका स्पेशल नेम क्या दे देंगे, एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत, ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या है, स्टार्च, जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च करेगा उसका स्पेशल नेम दे दिए एमाइलोप्लास्ट, ऑयल और फैट करेगा तो एलियोप्लास्ट, अगर प्रोटीन करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, ALEURO, एल्यूरोप्लास्ट। कोई दिक्कत, अरे हाँ कि बोले, लिख रहे हो कॉपी में कि नहीं लिख रहे हो, ये बताओ। सर साफ नहीं दिख रहा है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा क्यों पढ़ाए, सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए प्लीज। बोल रहा हूँ साफ सुन रहा होगा तो उसके हिसाब से लिख लो ना। कॉपी का जो है क्या बोल रहा हूँ, पिक में क्लिक करके भेज दूंगा।
ठीक है, ठीक है, ओके। ओके अरे हाँ कि नहीं बोल। ठीक है, अगर तुमको लिख पा रहे हो तो लिख लो। बस पता नहीं क्यों क्लियर नहीं दिख रहा है, या तो मेरा नेट स्लो है या तो तुम लोग का नेट स्लो है। चलो अब चलते हैं आगे। एक्चुअली हम क्लोरोफिल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, प्लांट्स का, जो तुम लोग फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, इसलिए क्लोरोफिल को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल का पिगमेंट है, हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ये ऑर्गेनेली है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये कहाँ कहाँ पाए प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन, बोलो, अरे बताए तो बोलो। प्लांट और प्लांट्स, युगलीना शायद। यूग्लेनॉइड इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, तो मतलब जब यहाँ प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यूग्लेनॉइड भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, समझे। तो सर क्लोरोप्लास्ट के पास यूग्लेनाइड की स्पेलिंग बोल दीजिए ना। हाँ, यूग्लेनाइड की स्पेलिंग। EUGLENOIDS, EUGLENOIDS। तो ये प्लांट्स और यूग्लेनाइड्स में रहता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट में ना स्पेशल एक पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ऐसे देखो, ये देखो, लाइट एनर्जी को एक्चुअली सूरज की रोशनी लेता है, उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स, यहाँ लिख दो, इनटू, इसमें केमिकल एनर्जी में। लाइट क्या हुआ, सनलाइट ले रहा है, उसको किस में कर रहा है, केमिकल। तो ये इसका क्लोरोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलो, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ई, सनलाइट एनर्जी in सनलाइट। presence of in present of in presence of chlorophyll, in chlorophyll लिख दो, in हाँ, presence of chlorophyll, क्लोरोफिल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6। ये क्या है एक्चुअली, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, C6H, ये है क्या, ग्लूकोज, या बोलो कार्बोहाइड्रेट बोल दो, पर ऐसे है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, एम आई राइट। यस सर। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का ये है। अगर बाहर N लग गया मतलब बहुत सारे ग्लूकोज, तो मतलब इसका पॉलीमर हो गया, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक। C6H12O6 ये बनता है, प्लस O2 का रिलीज होता है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पता चल गया, फोटोसिंथेसिस में कितना ज्यादा है। अरे हाँ कि नहीं, यस सर। एक देखो ये, अरे अरे अरे, ये क्या है, लीफ। लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। टमाटा। स्टोमाटा। स्टोमाटा का कोई फंक्शन बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कोई दूसरा फंक्शन, सैफी बताओ, तुम्हारा 10th क्लास में है, और दूसरा फंक्शन कोई स्टोमाटा का, अरे बोलो। सर गैसेस एक्सचेंज होता है। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज, तो बात तो बराबर हुई ना।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों बोल रहे, कोई बता सकते हो? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसी यही से एक्सचेंज हुआ ना। सिर्फ ठीक ले नहीं रहा है, मतलब उसके बदले में एक चीज को दे रहा है तो दूसरी चीज ले रहा है। कपड़ा एक्सचेंज क्या आता है, मतलब क्या हुआ, एक दोगे तो दूसरा लेना पड़ेगा। तो वही, और दूसरा इसका काम होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसी को पता है? बोलो, नहीं पता है तो बोल दो ना, मुंह क्यों बंद रखे हो? ट्रांसपिरेशन किसी को पता है? नहीं पता है तो बोलने में शर्म आ रही है तो चैट पे लिखो ये नहीं। ट्रांसपिरेशन मतलब लूजेस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्यों होता है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग गर्मी से बचने के, हमारा बॉडी बचने के लिए क्या करता है, स्वेटिंग करता है ताकि हमारा स्किन को डैमेज न करे सनलाइट। तो प्लांट भी है तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, सूरज में तो उसको भी दिक्कत होगा ना, तो ट्रांसपिरेशन करता है। वाटर का ड्रॉपलेट्स इस स्टोमेटा के सरफेस पे आता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर धूप पड़ता है तो इवेपोरेट होते रहता है, जितना इवेपोरेट होगा उतना नीचे से पानी आकर के यहाँ जमा रहेगा। ये ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, यही क्या है, ट्रांसपिरेशन है। मोस्टली लीव से होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ लीव से ही हो। तो ये दो काम मेन होता है किसका, लीव स्टोमाटा का। स्टोमाटा का ओपनिंग को गार्ड कौन करता है, क्लोजिंग ओपनिंग का काम कौन करता है? कभी बंद रहता है, कभी सुने ही होगे कि स्टोमाटा कभी दिन में जो है नॉर्मली खुला रहता है, रात में बंद रहता है। ये गेट कौन है, ये गेट कौन करता है? एक सेल होता है, याद रखना, गार्ड सेल, जी गार्ड, GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा करता है। देखो एक्चुअली होता क्या, देखो इधर गौर से देखो, मैं फोन को फिक्स करूं, एक मिनट। ये देखो एक्चुअली ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। देखो गार्ड सेल जो होता है एक्चुअली बीन शेप का होता है। क्या शेप का होता है, बीन शेप। बीन शेप की तरह कौन होता है, किडनी होता है। किडनी भी कैसा शेप होता है, बीन शेप। किडनी कैसा शेप होता है, बीन शेप। गार्ड सेल कैसे शेप का होता है, बीन शेप। अगर कोई बोलेगा गार्ड सेल का शेप बताओ, अगर कोई बोलेगा किडनी शेप, तो कोई गलत बोला क्या? नो सर। क्यों, दोनों सबका तो सेम ही है ना शेप। किडनी का शेप बीन की तरह होता है, गार्ड सेल का भी बीन की तरह होता है। मतलब गार्ड सेल का शेप जो है वो किडनी के शेप में होगा, समझे? तो गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करता है, ऐसे रहता है सेल, ठीक है, ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ऐसे रहता है, ठीक। जब उसको ओपन करना होता है, ये ओपन हो गया, देखो आर पार स्पेस दिख रहा है। जी जब सर। क्लोज होना होता है तो ये ओपन बंद, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे ही रहता है। समझ आ रहा है? सिर्फ क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। एक्चुअली ये शेप क्यों चेंज हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में। जब पानी ज्यादा होगा तो ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, अपना शेप चेंज किया, लो। तो पानी ज्यादा है तो क्या करेगा, अपने आप ये खुल जाएगा और पानी को लूज करने देगा। लेकिन पानी जैसे कम होगा ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पानी है ही नहीं तो हम बाहर कैसे जाने देंगे, तो अपने आप को सेव करके रखेगा पानी को। समझ रहे हो बात, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे हाँ कि नहीं? तो यही यस है। सर। तो तुम्हारा हो गया जितना बताना था, ठीक है। इसके बाद अपना DNA होता है, राइबोसोम होता है, 80S का राइबोसोम, 70S का राइबोसोम होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, सर्कुलर DNA होगा, ठीक। बस क्लोरोफिल का काम बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन रहता है। बाकी तुम्हारा काम है एनसीईआरटी पढ़ना। आ रहे हैं? अब देखो ये हो गया। अब सेल डिवीजन तुम्हारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी टॉपिक खत्म हो जाएगा। सेल डिवीजन, ठीक। सेल डिवीजन में पहला काम क्या होता है, सेल डिवीजन होता क्यों है? जैसे हमारा जो है ना जाइगोट बना, ठीक, जाइगोट बना तो उसके बाद ये क्या बनता है, टिश्यू बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा पूरा। तो ये सारा चीजें एक सेल से सेल बढ़ता आ रहा है, नंबर बढ़ता आ रहा है।
यही तो सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। एक सेल से इतने सारे सेल्स बन रहे हैं, तो एक सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है, फिर वो दोनों डिवाइड होकर 2 करके 4 बनाता है, फिर वो चारों डिवाइड होकर 8 बनाता है, फिर वो 8 डिवाइड होकर के क्या होता है 16 बनाता है, ऐसे बढ़ते जाता है। सेल डिवीजन जो होता है एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक माइटोसिस होता है, माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस कब बनेगा, माइटोसिस कब होगा, जब उसको डीएनए मटेरियल सेम रखना होगा। इसमें क्या होता है, डीएनए नंबर सेम होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए नंबर हाफ हो जाता है। अगर मियोसिस हुआ तो डीएनए नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ, तो माइटोसिस में क्या होता है, डीएनए नंबर सेम रहता है, डीएनए में हाफ होता है। देखो जाइगोट बना, एक्चुअली जाइगोट जो बना, इधर देखो, तो क्या होता है, ओवम होता है, स्पर्म है, ये मिल करके जाइगोट बना। तो जाइगोट से ही पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो एक्चुअली जाइगोट में 2n क्या होता है, 2n क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए। डीएनए का नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, हर स्पीशीज का नंबर डीएनए फिक्स होता है। अगर 46 का 47 हो गया, ठीक है, या 48 हो गया, या कम हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा, स्पीशी मतलब उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग डीएनए होते हैं, लेकिन फिक्स नंबर में होता है। ह्यूमन का 46 का, तो सबके पास 46 ही क्रोमोसोम होंगे। 2n का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा पेयर में होगा। 23 पेयर बोलते हैं, तो n इक्वल टू 23 है, 23 पेयर। लेकिन टोटल नंबर बोलना चाहिए तो 2 गुना करना पड़ेगा, इसलिए 2n बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ओवम में n होता है, स्पर्म में भी n होता है, ये दोनों मिल करके कितना बनाता है, 2n। तो यहाँ जो क्या हुआ, ये दोनों मिलकर जो जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या चाहेगा कि इसका बॉडी, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2 वर्ड आता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होगा, हमेशा क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम वो पेयर में होगा, पेयर में, इसीलिए 2n के फॉर्म में रहेगा डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में क्या होगा, हमेशा हाफ क्रोमोसोम रहेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। पेयर में तो रहेगा नहीं, सॉरी, पेयर में नहीं रहेगा, हाफ, हाफ मतलब हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 है तो 23 रहेगा, सबका सिंगल सिंगल रहेगा, पेयर में नहीं रहेगा। तो एक्चुअली ओवम और स्पर्म में क्या होता है, एन एन है, तो एन एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हैप्लॉइड है, कोई डबल नहीं है, सिंगल सिंगल 23 रहेगा, ये हैप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पर 2n आ रहा है, इसका मतलब ये डबल हो गया हर चीज, तो ये डिप्लॉइड है, डाई मतलब 2, डिप्लॉइड है, ठीक। तो हमारा जो सेल है डिप्लॉइड है, तो वो हमेशा डिप्लॉइड कब रहेगा, जब उस पर माइटोसिस लगेगा। जाइगोट है, इसमें 2n है, अगला सेल बनाना है, एक सेल है, इससे ऐसे कट करके 2 बनाना है, तो इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी 2n ही रहना चाहिए, इसमें भी 2n ही रहना चाहिए। तो 2n जो रहेगा, 2n तो ये क्या होगा, ऐसा जो सेम रहेगा नंबर क्रोमोसोम। देखो इस सेल में, एक सेल में 2n था, यहाँ ये बना, तो इसमें भी 2n, इसमें भी 2n, तो ये माइटोसिस हुआ। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये डीएनए मटेरियल सेम रहे, तो माइटोसिस। मियोसिस कब लगेगा, जब हाफ होगा, मान लो 2n है और उस पर मियोसिस लगा, तो इसमें क्या होगा कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से 2, एक सेल है 2n का, तो एक n, दूसरा n, दो बनेगा, 2 सेल तो बनना ही है, लेकिन दोनों में क्या होगा, n का हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है, मान लो कि फादर है, फादर जब ये इसका खुद जाइगोट था, तुम्हारा दादा या दादी का ओवम और स्पर्म मिलकर तुम्हारा फादर बना, ठीक। तो इसके पास क्या था, तुम्हारा जो डिप्लॉयड है, मतलब तुम्हारा दादा और दादी, तो उसका स्पर्म और ओवम मिलके फादर बना, मतलब फादर का जाइगोट जो बना तभी 2n था। इसका पूरा बॉडी क्या हुआ, सेल डिवाइड किया, 2n करके पूरा बॉडी बना। लेकिन जब तुम्हारा फादर एडल्ट में आया, बड़ा हुआ, तो अब इसको स्पर्म बनाना है,
स्पर्म बनाने के लिए क्या होगा? अब देखो स्पर्म एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म कभी भी किसी का गैमीट बनता है, स्पर्म या ओवम, ये सब गैमीट मतलब हुआ कि ये रिप्रोडक्शन के टाइम में जो है, ठीक, गैमीट हुआ कि जो भी उसका ये स्पर्म और ओवम, ये गैमीट बोलते हैं, गैमीट में दोनों आ गए, स्पर्म भी आ गया। गैमीट जो बनता है वहां पर क्या होता है कि हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड करना होता है, तो मियोसिस लगता है, कभी भी गैमीट बनाना होता है तो मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, क्या होगा, एन बन गया। देखो बस एक ही टाइम में लगता है, जब उसको रिप्रोडक्शन के टाइम में स्पर्म या ओवम में क्या बनना होता है, तो तभी हैप्लॉइड करना होता है। अब बताएं क्यों हैप्लॉइड करना होता है। ये एन बना, मदर का भी ऐसा ही कुछ हुआ, 2n था, उसमें लग करके एन बना, जब दोनों मिला तो वापस से 2n हो गया। यही है क्या कि हमको जाइगोट हमेशा हमको 2n में बनाना है, तो उससे पहले जो फादर का स्पर्म या ओवम होगा तो वो एन करेगा, तभी ना 2n होगा। अगर ये मियोसिस नहीं होता, अगर माइटोसिस होता तो ये 2n हो जाता, ये भी 2n हो जाता, तो ये मिल करके तो 4n हो जाता, फिर तो स्पीशीज ही चेंज हो जाता। हाँ कि नहीं? यस सर। किसको समझ में आया? किसी को डाउट? तुमको बस इतना ही जानना है, हैप्लॉइड में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम रहेगा पेयर पेयर में रहेगा, ठीक है। और हैप्लॉइड को शो करते हैं एन में, कि मतलब ये पेयर में कोई नहीं है, 2n में मतलब हर क्रोमोसोम जो था वो पेयर में है, 2n। माइटोसिस कब लगेगा? जब जाइगोट अपने तरह का ही डीएनए मटेरियल रखना चाहेगा पूरे बॉडी में, तो क्या होगा, वहां पर माइटोसिस लगेगा, ताकि सेम नंबर ऑफ डीएनए रहे, ठीक है, क्रोमोसोम रहे, डीएनए बोलो, सेम डीएनए मटेरियल सेम रहे। लेकिन हैप्लॉइड कब क्यों लगता है? क्योंकि जब मान लो अगला जनरेशन निकालना है, तो माँ को भी आधा करना होगा, बाप को भी आधा करना होगा, फिर दोनों मिलकर के एक होगा, है होगा कि नहीं होगा? अगर बाप आधा अपना नहीं करे, माँ भी अपना आधा कर नहीं करे, फिर मिल करके तो दुगुना हो जाएगा। तो जरूरत यहाँ हो रही है क्योंकि जब हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वहां पर माँ और बाप का दोनों को मिल के आ रहा है, तो दोनों को हाफ हाफ करना पड़ेगा ताकि मिल करके बराबर का आ जाए। तो जब फादर का 2n है तो उसमें मियोसिस लगेगा। मियोसिस क्या करता है? आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसका डीएनए मटेरियल को हाफ कर देता है। तो फादर में क्या होगा, मियोसिस लगेगा, हाफ कर दिया, एन बन गया। माँ में भी 2n था, मियोसिस लगा तो एन कर दिया, उसका ये दोनों मिल करके क्या हुआ, 2n बना दिया। देखो बाप का भी 2n था, माँ का भी 2n था, बच्चा का भी 2n हो गया, स्पीशीज सेम रहा, मतलब इंसान का बच्चा इंसान ही रहेगा। अगर ये चीज नहीं होता, 2n की जगह 4n हो जाता, तो पता चला इंसान का बच्चा कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, कुछ भी बन, समझे? स्पीशीज किसको बोलते, पहले समझो। इंसान एक अलग स्पीशीज है, बिल्ली एक स्पीशीज है, कुत्ता एक स्पीशीज है, ठीक है, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं के अंदर आता है। तो वही, तो क्या हो रहा है समझ रहे हो कि स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या हो रहा है, म्यूसिस लग रहा है, ताकि नंबर क्रोमोसोम हाफ हो जाए दोनों तरफ से, फिर दोनों जब मिल करके फिर वापस से क्या हो, बराबर का बराबर हो जाए। समझ में आया? इंपॉर्टेंट समझ में आया? अगर म्यूसिस नहीं होगा तो फिर अगला जो जनरेशन होगा वो इंसान की तरह नहीं होता, कुछ और होता। समझे? किसी को डाउट? नो सर। समझ में आ गई बात? माइटोसिस में क्या रहेगा, तुम्हें इतना याद रखना, क्रोमोसोम या ये डीएनए मटेरियल सेम रहेगा। म्यूसिस में क्या होगा, डीएनए मटेरियल हाफ हो जाएगा। और याद रखना, म्यूसिस कहाँ लगेगा, गैमीट बनने का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको बच्चा पैदा करना है, तो आधा इधर होगा, आधा माँ की तरफ होगा, मिलके फिर पूरा करेगा। समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि बाप के तरह तो, माँ बाप के तो बच्चा होना है, 2n है तो बच्चे को भी 2n होना है। गेटिंग माई पॉइंट? चैप्टर तुम्हारा खत्म हो रहा है, लेकिन एक टॉपिक शायद मेरे ख्याल से रह गया है, वो वैक्यूल है, ठीक है। मैं खत्म करता हूँ इस टॉपिक को, तुम्हारा कुछ नहीं है। वैक्यूल जो है ये लार्जन इन प्लांट्स होता है, प्लांट काफी बड़ा होता है, लार्जन इन प्लांट्स। नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ वैक्यूल। ये तुम्हारा काम है, एनसीईआरटी पढ़ के आना, फिर डाउट्स पूछना। कि बीच में कभी मैं डाउट्स क्लास ले लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे लूंगा डाउट क्लास, ठीक है। बीच में सर कोई आएंगे टिश्यू पढ़ाने के लिए,
बता दिया हूँ, MBBS कर रहे हैं AMU से, उनसे पढ़ना, तीसरे को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से वैक्यूल है, ठीक। वैक्यूल जो है ये क्या करता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है, लार्जर इन, बड़ा किसमें होता है, प्लांट्स में, और स्मॉलर इन एनिमल में, एनिमल में कम हो, इसमें छोटा होता है। वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक ही मेम्ब्रेन होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या बोले, डबल मेम्ब्रेन है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसका जैसे सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसका मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। देखो प्लास्ट है तो ये मत समझना प्लास्टिड है, या टोनोप्लास्ट किसके मेम्ब्रेन को बोला जा रहा है, वैक्यूल को। तो वैक्यूल का काम क्या है, ये पूरा वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना ये अपने अंदर रखता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह प्रोडक्ट क्या करता है, ये अपने अंदर रखता है, इसके अंदर स्टोर रहता है वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, पानी वगैरह है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, या फिर जो भी तुम्हारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सब कहाँ के स्टोर रहता है, वैक्यूल में। मान लो एक सेल है, ये वैक्यूल है, ठीक। इसके अंदर जो है ना वाटर वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो ये हमेशा टर्जिट रहता है, टर्जिट मतलब हार्ड रहेगा। एक्चुअली कोई चीज अंदर है तो फुला हुआ रहेगा ना, फुला हुआ, ये फुला हुआ रहता है तो टर्जिटी देता है सेल को, मतलब टर्जिट रहता है, तो टफ बना हुआ रहता है, हार्ड बना हुआ रहता है, ठीक। तो यही है एक्चुअली क्या होता है, क्या कि इसके अंदर जो है ना अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अंदर तो बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है, फिर भी इसके अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होता है, फूड मटेरियल सब जाता है, सोडियम पोटेशियम वगैरह क्या होता है, अंदर जाता है। मटेरियल जिसके अंदर जाता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाता है। जब भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएगा उसमें एनर्जी खर्च होगा, क्या होगा, एनर्जी खर्च होगा, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है कि अंदर ज्यादा तो वो बाहर आए, लेकिन इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि इसके मटेरियल जो लेता है अपने अंदर ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन लेता है, ठीक। आयंस वगैरह जो इसके अंदर आता है ना, इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, नेचुरल टेंडेंसी है कि यहाँ से बाहर आए, लेकिन फिर भी ये अंदर स्टोर करता है आयंस वगैरह को, तो ये नॉर्मली वेस्ट मटेरियल को ही ये करता है, ठीक। तो जैसे क्या कि इसमें कुछ कुछ है, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है एमीबा में, एमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये तुम्हारे काम के लिए नहीं, बस सुन लो, एक्सक्रीशन का काम करता है उसमें, कुछ कुछ वैक्यूल अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो एमीबा में क्या होता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन एमीबा। किसी को फास्ट लग रहा है क्या कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं तुम्हारी गलती है अगर तुम नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। नॉर्मली सेल सब पढ़ा रहता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, एमीबा में, इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन। उसी तरह फूड वैक्यूल होता है, ठीक। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा बताया थे पहले, जो क्लास नहीं किया उसकी गलती है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्रोटिस्टा 5 किंगडम में क्या गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बनाया जाता है, जब फूड को वो एंगल्फ करता है तो फूड वैक्यूल बनाता है। तो वैक्यूल तुम्हारा क्या हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका मेम्ब्रेन को क्या होता है, टोमोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर रखता है वाटर, रखता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखता है, और ऐसे मटेरियल रखता है जो उसके सेल के यूजफुल नहीं होता है, वो सब चीज रखता है। और प्लांट सेल में जो होता है 50 से 90% का सेल का वॉल्यूम जो है खुद वैक्यूल ही लेता है, इसलिए वैक्यूल इतना बड़ा है कि सेल का जितना वॉल्यूम है उससे 50 to 90% वैक्यूल ही अपना स्पेस लेता है, वॉल्यूम लेता है, ठीक। टोनोप्लास्ट में क्या करता है, इसके अंदर जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट द ग्रेडियंट आयंस अंदर जाता है, समझे। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एमीबा में होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में होता है, जो प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल, प्रोटिस्टा में क्या होता है, फूड वैक्यूल बनाता है एक्चुअली, जब फूड वो एंगल्फ करता है तो उसके साथ वैक्यूल, बस इतना ही तुमको जानना है, वैक्यूल का काम है इसके वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, स्टोर करना। और ये क्या करता है, टर्जिडी प्रोवाइड करता है सेल को, टर्जिडिटी, क्योंकि अंदर फुला हुआ रहता है, अंदर वाटर ये सब ज्यादा होता है तो फुला हुआ रहता है, टर्जिड थोड़ा हार्ड होता है, ठीक।
समझे? तो वैक्यूल, तो तुम्हारा चैप्टर सेल का खत्म हो चुका है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं नहीं पढ़ाया हूं? अगर देखना वो एनसीईआरटी पूरा पढ़ना, कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं पढ़ाया हूं तो बोलना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ा चुका हूँ शायद। हाँ, लाइसोसोम शायद नहीं पढ़ाया हूँ, और एक टॉपिक शायद नहीं पढ़ाया हूँ, गोल्गी बॉडी, है ना? यस सर। ये दो रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये दो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मेरा संडे ही रहेगा, ठीक है। बीच में तुम लोग क्या करें, टीसी शुरू करवा दें या फिर चलो नेक्स्ट क्लास जो है बायो का मैं ले करके ये दोनों खत्म करूंगा। बाकी तुम लोग का काम है कि पूरा एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ो, कोई लाइन पे दिक्कत आ रही है तो वो पूछो। उसके बाद तुम्हारा काम है एस चांद, जिसके पास एस चांद से पूरा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक। शफीक गाइड है तो उससे पूरा क्वेश्चंस लगाओ, जहां से हो क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लगाना पड़ा, क्योंकि बिना लगाए कोई फायदा नहीं है पढ़ के, क्वेश्चन तुमको लगाना ही पड़ेगा। समझे मेरी बात? क्वेश्चन को लगाओ, नहीं समझ आ रहा है तो, क्योंकि क्वेश्चन से ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर कमजोरी कहाँ पर है, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चंस पूरा लगाओ अच्छे से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा जब भी बायो का है वो मैं लूंगा और वहां पे टॉपिक खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ट्यूसडे से तुम्हारा टिश्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। और जो 10th वाले हैं, ठीक है, उसको वो अगर 9th नहीं पढ़ा है तो उसको कोई फायदा नहीं है, उसको बोर्ड पास करने दो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बोर्ड में इसको उलझने दो, इसलिए हम 10th पर उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे, ठीक। ये लोग क्लास का टाइम आता नहीं, क्लास में आता भी नहीं है, तो हम 10th का मेरा यही है कि हम पहले 9th पूरा खत्म करेंगे, फिर 10th शुरू करेंगे। 9th जो पढ़ाई नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते, जो 9th पढ़ाई नहीं उसको 10th कैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चाहे कोई भी ऐड होगा उसको 9th पहले पढ़ना होगा, 9th की चीजें 9th में, उसका 10th का करना होगा, ठीक है। चलो, किसी कोई डाउट है तो पूछो, क्लास ऑफ करेंगे। शगुफा, कोई डाउट? नो सर। बाकी जो भी डाउट हो पूछते रहना। एनसीईआरटी पहले एक एक लाइन पढ़ो अच्छे से, ज्यादा उधर उधर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं फोटो क्लिक करके भेज दे रहा हूँ जो भी लिखा है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज।